तो रूस के कामचटका में 8.7 तीव्रता का ये भूकंप आया। रूस में 1952 के बाद भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। तो भूकंप से कई लोग घायल भी हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो तेज भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। करीब 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें भी उठी। तो अमेरिका के हवाई और अलास्का में चेतावनी जारी की गई है। रूस के कई हिस्सों में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। तो रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास बुधवार सुबह 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी भी आई। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि एक किंडरगार्टन को नुकसान पहुंचा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी कि यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी के मुताबिक भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 4:54 पर आया। जापान के एनएचके टेलीविजन के मुताबिक देश के पूर्वी तट के पास 1 फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंची और जापान ने अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया है। तो भूकंप की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र सिंह भूवैज्ञानिक है, वो हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए जुड़ गए। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और जिस तरीके का ये भूकंप आया है उसने एक बार फिर चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं। और विदेशों में नहीं बल्कि भारत के अंदर भी हमने कई बार इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है। किस तरीके से देखते हैं अब आज के भूकंप को, और जिस तरीके से हम लगातार पिछले कुछ समय से जो परिस्थितियां देख रहे हैं उन्हें? देखिए, भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है और इसके बारे में प्रेडिक्शंस बड़ा मुश्किल होता है। प्रेडिक्शंस नहीं किया जा सकता, इसकी कोई भी पूर्व चेतावनी भूकंप की नहीं दी जा सकती है। और भूकंप यदि समुद्र की सतह पर आता है तो उससे सुनामी की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ 2004 में इंडियन ओशियन के अंदर भूकंप आया था, जिससे लाखों क्षति हुई थी जान माल की। तो इस प्रकार के भूकंप, क्योंकि 8.7 काफी हाई मैग्नीट्यूड का है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया के अंदर आया था, इंडियन ओशियन के अंदर आया था, उसकी मैग्नीट्यूड था 9.1। तो उसके आसपास का ये भूकंप है, तो इससे सुनामी की संभावनाएं तो बनेंगी और साथ साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट और लॉस भी इससे हुआ होगा, जैसे आपने समाचार के अंदर बताया, क्योंकि काफी हाई मैग्नीट्यूड का है। अर्थक्वेक जो बेसिकली आता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कहती है कि जमीन जो है वो प्लेट से मिलकर बनी है। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में चलती रहती हैं, लहर उठती है, उसके साथ में प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उनसे एक ऊर्जा का संवहन होता है, ऊर्जा निकलती है। जब ऊर्जा इस सतह पर आती है तो भूकंप के रूप में तब्दील हो जाती है। तो जैसा मैंने भी पहले भी कहा कि भूकंप की संभावना है, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन संभव नहीं है, इसलिए इसकी पहले से तैयारी करके यदि हम रखें तो जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। अभी सबसे अच्छी चीज ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया है, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी। हमारे यहाँ प्रशांत महासागर के अंदर भी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है सुनामी का। इंडिया के अंदर भी इनक्वाइस करके सिस्टम है जो कि इसकी एकदम चेतावनी देता है, क्योंकि 2004 में आपको याद होगा कोई चेतावनी इसकी नहीं थी। तो जब भूकंप उत्पन्न होता है उससे समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो लहरें समय लेती हैं तट पर आने के लिए, है। तो इन लहरों का बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, क्योंकि जब ये समुद्र तट जब तट से टकराती हैं तो काफी विनाशकारी हो जाती है, उनकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स हाइट इनकी कम हो जाती है लेकिन इनकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे कि विनाश की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो अभी किस समय आएगा ये वैज्ञानिक वहाँ के जो सुनामी सेंटर है, सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो बतलाएगा किस समय ये तट से टच करेगा। तो तभी उससे पहले सब तैयारियां हो गई होंगी मेरे ख्याल में। इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स हैं, लोगों को वहां से निकालना है बाकी। और जैसे आपने बताया, क्योंकि भूकंप और सुनामी केवल अपने आप में एक खतरा नहीं, इससे दूसरे तरह के खतरे भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई परमाणु केंद्र है या इस तरह का एटॉमिक सेंटर है, तो उसमें भी इस तरह के खतरे रहते हैं। डॉक्टर साहब, हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा देते हैं। भूकंप से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, रूस में ये भूकंप आया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस भूकंप ने नुकसान पहुंचाया, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है।
और वो कम कर सकते हैं। जापान के अंदर इस तरह की काफी चीजें हैं। जापान के अंदर यदि आप देखेंगे तो भूकंप रोधी बिल्डिंग्स हैं, भूकंप रोधी भवन बनाए गए हैं। यदि 7.7 और 8 तक की भी भूकंप आते हैं तो जान माल की इतनी क्षति नहीं होती जैसे कि विकासशील देशों के अंदर होती है। 7 पॉइंट समथिंग का जो भूकंप हमारे यहाँ अंदर आया था गुजरात के अंदर, लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। जी लेकिन जापान वगैरह के अंदर इस तरह के भूकंप काफी आम होते हैं, उनसे इतनी क्षति नहीं होती है क्योंकि वहाँ के मकान जो है, वहाँ की बिल्डिंग्स जो है भूकंप रोधी है। दूसरा है कि लोगों को मॉक ड्रिल्स वगैरह, अभी हम लोगों ने जब ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, मॉक ड्रिल्स करी थी, तो ऐसी मॉक ड्रिल्स की आवश्यकता हमारी आपदाओं के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। ये आपदाओं के कारण भी कैसे लोग बचें, कैसे सुरक्षित स्थान पर जाएं, क्या क्या इतिहास बरतें, किस तरह की हमारी तैयारियां होनी चाहिए, वो सब चीजें बहुत आवश्यकता है। उससे जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। भूकंप को देखिए रोका नहीं जा सकता क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और जल्दी से मैं इसका जवाब चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम है। आखिरी सवाल ये, जी क्योंकि सबके जहन में यही आता है जब इस तरीके की कोई आपदा से सामना होता है तो उससे बचे कैसे, और खास तौर पर अगर हम भूकंप की बात करें, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि गुजरात में जब भारत के गुजरात में जब भूकंप आया था तो कई जान माल का नुकसान यहाँ पर हुआ था। ऐसे में और कई जगहों पर हमने देखा है कि उससे भी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है क्योंकि लोग सतर्क रहते हैं, पहले से मॉक ड्रिल हुए होते हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लोग अपनी जान की खुद रक्षा यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे जल्दी से? देखिए, संक्षिप्त में सलाह देना चाहूंगा कि देखिए 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेज होती हैं भूकंप की। एक तो भूकंप से पहले हमको ये आ, वो करना चाहिए कि हमारे जो भूकंप है ये इंश्योर करना चाहिए हमारे जो मकान है, हमारी जो बिल्डिंग्स हैं, किस जोन के अंदर है, उस जोन के अंदर हमने क्या वाकई भूकंप रोधी भवन का निर्माण किया। और जोन की तीव्रता को देखते हुए जोन 4 और जोन 5 जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, वहां पे आपको भूकंप रोधी बिल्डिंग्स का ठीक। निर्माण करना चाहिए। दूसरा है भूकंप के दौरान उससे पहले हमको प्रिपेयरनेस जरूरी है, हमें मॉक ड्रिल्स, क्योंकि भूकंप जब आता है तो उसमें आदमी एकदम से बौखला जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में यदि मॉक ड्रिल्स की होंगी, किस तरह से हमसे भूकंप के अंदर से निकलना है, कौन कौन सी सुरक्षित जगह हो सकती है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में है तो नीचे जाना मुश्किल होता है, लिफ्ट को तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आप कॉर्नर्स हैं मकान की, या कोई बड़ा फर्नीचर है, सुरक्षित फर्नीचर है, उसके नीचे आप हाइड कर सकते हैं। और तीसरा, भूकंप के पश्चात भी हमको एहतियात बरतने, क्योंकि भूकंप के पश्चात कुछ इस तरह के छोटे छोटे भूकंप आते हैं फेजेज में, जिनको आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए कोई बिल्डिंग यदि ध्वस्त हो गई है या टूट गई है तो उसके अंदर जाने से बचना चाहिए। गैस लीकेज वगैरह हो सकती ठीक। है, बिजली के करंट हो सकते हैं। सब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।